मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं हमीदुर्रहमान जसरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद जसरा। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को विज़िट कीजिए। इस चैनल पर इंग्लिश, लॉ और दीगर बहुत सारी यूज़फुल, नॉलेजफुल लेक्चर्स, वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो का मकसद चंद ऐसी टर्म्स के मुतल्लिक़ आपको आगाह करना है जो अक्सर आपसे इम्तिहानात में या इंटरव्यू में आपसे ये सवाल किए जाते हैं और अक्सर वकला और अक्सर जो स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं वो कंफ्यूज्ड होते हैं इन टर्म्स के मुतल्लिक़। तो सबसे पहले ये देखें कि एक रिपील्ड और ओमिटेड ये चलते हैं पाकिस्तानी कवानीन में, ये लफ्ज़ बड़े चलते हैं, लेकिन इन अल्फाज के दरमियान फ़र्क क्या है आपको बहुत कम लोग बताएंगे। और मैंने ये काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। और इसी वीडियो में आज हम एक्ट और आर्डीनेंस के मतलब पढ़ेंगे, आर्डर क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, ये सब के मतलब हम वजाहत से पढ़ेंगे। रिपील्ड क्या होता है जी? व्हेन ऑफ फार्मर लॉ इज़ अनल्ड और एब्रोगेटेड बाय न्यू वन। फार्मर का मतलब होता है पुराना लॉ, ठीक है। अगर कोई पुराना लॉ है उसको अमेंड कर दिया गया है, उसकी जगह पर कोई नया लॉ जो है वो नाफिज कर दिया गया है, तो जो पिछला पुराना लॉ है जिस पूरे अगर उस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, पूरे एक्ट को ख़त्म कर दिया, जैसा कि सीआरपीसी जो है हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये 1862 1872 और 1882 यानी कि ये तीन मुख्तलिफ ईयर्स में ये मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ शक्लों में ये नाफिजुल अमर रही, लेकिन बाद में 1898 में आकर इसकी एक फाइनल शक्ल बना दी गई। यानी कि जो पिछले 1882 और 1872 की जो सीआरपीसी है उसको रिपील कर दिया है। किस सीआरपीसी ने? 1898, जो करंट जो मौजूदा सीआरपीसी चल रही है उसने पिछले जो सीआरपीसी थी, जो जो ज़ाब्ता फौजदारी के जो एक्ट थे उनको रिपील कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया, अनल कर दिया। यानी अब क्या है, अब जो पिछले एक्ट हैं सीआरपीसी है वो इन्फोर्स नहीं है। अब इन्फोर्स 1898 वाली सीआरपीसी है जो कि आजकल हम पढ़ रहे हैं। तो इज अनल्ड बाय और एब्रोगेटेड बाय न्यू वन, इट इज़ कॉल्ड रिपील्ड। यानी जब आप पूरा एक्ट जब आपका रिपील कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं जी कि उस एक्ट को रिपील कर दिया गया, ठीक है, उसकी जगह पर एक नया एक्ट आ गया। तो ओमिट का क्या मतलब होता है? ओमिट का मतलब होता है कि व्हेन अ पार्ट ऑफ एक्ट और एनी सेक्शन इज डिलीटेड फ्रॉम दैट एक्ट, इट इज़ कॉल्ड ओमिटेड। जब एक एक्ट में से एक सेक्शन को डिलीट कर दिया जाए, उस सेक्शन को उड़ा दिया जाए, तो उसको हम उसकी जगह पर लिख दिया जाता है कि ओमिटेड, सेक्शन ओमिटेड, ठीक है। तो उसके बाद जो इसमें रिपील्ड में देखें, जो फार्मर एक्ट होता है ना, एक्ट से मुराद है लॉ, जो पहले वाला पुराना लॉ जो है, आर लॉ डज नॉट रिमेन इन ऑपरेशन। जो पुराना लॉ होता है वो रिपील के बाद, जब वो रिपील्ड हो जाता है उसके बाद वो ऑपरेशन में नहीं रहता, उसकी जगह पर नया लॉ जो है वो ऑपरेट होता है। उसके बाद जो सेक्शन और आर्टिकल नंबर रिमेन्स अ पार्ट ऑफ दैट एक्ट। हाँ, एक ओमिशन की सूरत में जब आप एक सेक्शन या आर्टिकल में देखेंगे कि ओमिटेड लिखा हुआ है, तो उस सेक्शन या आर्टिकल का नंबर वही रहता है। अगर वो नंबर चेंज करें तो पूरे एक्ट के जो एक नंबर दिए गए हैं उनमें एक 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 आप देखें तब्दीली पैदा हो जाएगी। तो लिहाजा डिस्टर्बेंस से बचने के लिए जो सेक्शन या आर्टिकल होता है ओमिटेड के बाद वो आर्टिकल या सेक्शन नंबर आपको वहीं मिलेगा और उसके आगे लिखा होगा ओमिटेड, ठीक है। मतलब सेक्शन 9 ओमिटेड है ना, तो उसके आगे ओमिटेड लिखा होगा, सेक्शन 9 वैसे का वैसा, नंबर 9 वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस है। यानी जब पूरा एक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए तो वो रिपील्ड होता है, और जब एक एक्ट में से कुछ पार्ट या सेक्शन, एक आर्टिकल या दो आर्टिकल या तीन आर्टिकल या उसका कुछ हिस्सा उसमें से डिलीट कर दिया जाए तो वो ओमिटेड होता है। और एक इसमें एक कन्फ्यूजन ये है, अगर 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 ये हो कि जो सबका एक्ट है उसको टर्मिनेट कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो उस सबका एक्ट की जगह पर कोई नया एक्ट नहीं आया, कोई नया लॉ नहीं आया, तो अब जो सबका या पुराना जो एक्ट है, क्या उसको हम कहेंगे कि वो रिपील है?
नहीं, उसको हम रिपील्ड नहीं कहेंगे। रिपील्ड वही एक्ट होगा यानी कि जिसकी जगह पर नया एक्ट आएगा, नया लॉ आएगा। अगर नया लॉ उसकी जगह पर नहीं आया तो उसको हम वैसे जनरल कहेंगे कि जो लॉ वो था वो टर्मिनेट हो गया, वो ख़त्म हो गया है। तो अगर उसकी जगह पर नया लॉ आ गया है तो फिर सबका जो पुराना लॉ है उसको हम रिपील्ड कहेंगे, यानी उसको ख़त्म करके एक नया लॉ बना दिया गया। रिपील्ड के दो इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी पिछले को ख़त्म किया है बिल्कुल सिरे से, उसकी जगह पर एक नया लॉ हमने लागू किया है। ये दो इंग्रेडिएंट। अगर सिर्फ पिछले को ख़त्म कर दिया गया, पिछले कानून को ख़त्म कर दिया गया है, तो उसको हम उसकी जगह पर कोई नया लॉ नहीं लाया गया तो उसको हम रिपील्ड नहीं कहेंगे। क्यों? कि उसकी जगह पर नया लॉ लाना ज़रूरी है इस टर्म की इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करने के लिए। यानी पिछला एक्ट टर्मिनेट हुआ, उसकी जगह पर एक नया लॉ आ गया, तो उसको हम पिछला जो हो चुका है ना तो उसको हम रिपील्ड कहेंगे, यानी ख़त्म हो चुका है, एनल्ड हो चुका है, एब्रोगेट हो चुका है, उसकी उस मज़ीद जो है वो नाफिजुल अमल नहीं रहा। उसके बाद डियर व्यूअर्स, अमेंड और ये सब्सटीट्यूटेड में क्या फ़र्क है? When a part or number any name is changed by another, it is called amended. The whole section is not changed. मसलन एक सेक्शन में तादाद लिखी हुई है 7 ईयर्स की, ठीक है, ये 7 ईयर्स का जो बच्चा है वो अगर कोई जुर्म करेगा तो वो जुर्म नहीं होगा, एक सेक्शन में ये दिया गया है, फ़र्ज़ करें। तो जब वो उस 7 को अमेंड करके उसको 10 कर दिया जाए कि अब पहले 7 साल का बच्चा अगर जुर्म करता तो वो जुर्म नहीं होता था, अब 10 साल की अमेंडमेंट हो गई है, ठीक है। यानी कि उसको जब 7 को हमने 10 किया है ना एक सेक्शन में, पूरा सेक्शन चेंज नहीं किया, तो सिर्फ 7 को 10 किया है, तो ये क्या है? ये अमेंडेड है। इसको हम लिखेंगे, सेक्शन को क्या लिखेंगे? अमेंडेड। उसमें उसमें से एक फिगर को, एक बात को, एक पॉइंट को हमने दूसरे के साथ तब्दील कर दिया, यानी अमेंड कर दिया, इसको हम क्या कहेंगे? अमेंडेड। सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है? सब्स्टिट्यूटेड होता है जी, इफ whole section or article is changed by another, means to say whole section or article is replaced by other, it is called substituted। यानी जब एक आर्टिकल या सेक्शन को सिरे से ख़त्म करके उसकी जगह पर बिल्कुल नया आर्टिकल या नया सेक्शन उसकी जगह पर इन्फोर्स कर दिया जाए तो उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड। जब एक आर्टिकल को ख़त्म कर दिया जाए सिरे से तो वो तो हो गया ओमिटेड। अब ओमिटेड वाले की जगह खाली पड़ी है, ओमिटेड वाले की जगह क्या है? खाली पड़ी है। उस जगह पर अगर हम लिख देंगे, कोई नया सेक्शन ऐड कर देंगे या नया आर्टिकल ऐड कर देंगे, तो वो जो नया हम ऐड करेंगे उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड के बस का मतलब होता है नैमुल बदल, यानी कि आप तब्दील करना। एक सेक्शन या आर्टिकल को सरे से हमने उड़ा दिया, उसकी जगह पर हमने एक नया सेक्शन या आर्टिकल को लागू कर दिया, तो ये होता है सब्स्टिट्यूट। यानी पूरे सेक्शन या आर्टिकल को उड़ाकर उसकी जगह नया सेक्शन या नया आर्टिकल इन्फोर्स कर देना, इन्वोक कर देना, तो उसको हम कहते हैं जी सब्स्टिट्यूटेड। अगर उस सेक्शन या आर्टिकल में से कुछ एक फिगर को, एक बात को या एक पॉइंट को हमने किसी और पॉइंट से तब्दील कर दिया गया तो उसको हम कहेंगे अमेंडेड। ठीक है, इनमें ये एक बुनियादी डिफरेंस। उसके बाद हम बात करते हैं एक्ट की। एक्ट और रेगुलेशन में क्या फ़र्क है? एक्ट और रेगुलेशन। एक्ट क्या है जी? इट इज़ अ पेरेंट लॉ। पेरेंट लॉ का मतलब क्या है? ये एक मेन लॉ होता है, मेन एक्ट होता है। एक्ट मतलब लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट, उसको हम कहते हैं एक्ट। इसको यानी कि मेन लॉ आप कह सकते हैं, पेरेंट लॉ कह सकते हैं। इट इज़ मेड और पास्ड बाय अ पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है? मतलब प्रोविंशियल असम्बली जो है उसको हम पार्लियामेंट तो नहीं कह सकते, प्रोविंशियल असम्बली को लेजिस्लेटिव बॉडी ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में तो सिर्फ आपका प्रेसिडेंट आता है, आपकी सेनेट आती है और आपकी नेशनल असम्बली आती है। ये 3 चीज़ें आपके पार्लियामेंट में आती हैं। इसके अलावा जो जितनी भी सूबाई असम्बलीज़ हैं वो उनको क्या कहते हैं? उनको लेजिस्लेटिव बॉडीज़ कहते हैं। यानी एक लेजिस्लेटिव बॉडी प्रोविंशियल असम्बली का चाहे हो, चाहे आपका पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली या सेनेट पास करे, जो एक्ट पास होगा उसको हम एक्ट कहेंगे। मेन लॉ उसको कहेंगे पेरेंट लॉ कहेंगे। बाज़ दफ़ा जो पेरेंट लॉ होता है, जो मेन लॉ होता है, वो आगे कुछ इंस्टीट्यूशंस को, कुछ अथॉरिटीज़ को ये इस बात का अख्तियार देता है कि तुम भी तुम यानी कि उसको डेलीगेट लेजिस्लेशन कहते हैं, यानी कि तुम आगे मज़ीद अपने लिए रूल्स बना सकते हो, कवानीन बना सकते हो, अपने लिए कुछ रेगुलेशंस बना सकते हो। वो जो रूल्स, रेगुलेशंस या कवानीन जो आगे पेरेंट एक्ट आपको अख्तियार देता है बनाने का, तो उनको हम कहते हैं जी रेगुलेशंस। रेगुलेशंस उनको कहा जाता है। रूल्स भी आप इनको कह सकते हैं या रेगुलेशंस भी कह सकते हैं।
तो रेगुलेशंस आर मेड बाय एन अथॉरिटी विच इज अथॉराइज्ड बाय पेरेंट एक्ट। पेरेंट एक्ट उस अथॉरिटी को अथॉराइज करता है कि तुम आगे अपने रेगुलेशन बना सकते हो। टू मेक रेगुलेशंस टू कैरी ऑन द बिजनेस, यानी बिजनेस से मुराद क्या है कि कोई का मसलन यूनिवर्सिटी के दायरा है। यूनिवर्सिटी का बिजनेस क्या होता है? यूनिवर्सिटी का बिजनेस होता है बच्चों को तालीम देना, ठीक है, यानी कि अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए आप आगे मजीद कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, तो उसको मजीद आगे बढ़ाने के लिए आपको पेरेंट एक्ट इस बात का अख्तियार देता है कि तुम आगे मजीद रेगुलेशन बना सकते हो। तो इसकी एग्जांपल क्या है जी? यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा एक्ट 2003, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ आपको। मतलब ये एक एक्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा की तरफ से। ये क्या है? ये पेरेंट लॉ है। तो इस पेरेंट लॉ ने आगे इस अख्तियार दिया है, दिस एक्ट अथॉराइज्ड वीसी, वीसी मतलब वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी का हेड होता है, अब यूनिवर्सिटी टू मेक रेगुलेशन टू कैरी ऑन यूनिवर्सिटी बिजनेस। इस एक्ट ने वीसी को अख्तियार दिया है कि तुम यूनिवर्सिटी की बाउंड्री के अंदर अंदर अपने जो जो रूल्स और कवानीन जो रेगुलेशन हैं तुम बना सकते हो। मसलन मसलन वीसी का अख्तियार है कि वो रेगुलेशन बना दे कि जनाब इतने दिन स्पोर्ट्स गाला चलेगा और इतने दिन नहीं चलेगा। सिगरेट यूनिवर्सिटी के अंदर आप नहीं पी सकते। जो फीमेल और मेल जो दोस्ती होती है आप वो नहीं रख सकते। फीमेल और मेल आपस में बैठकर पढ़ नहीं सकते। यानी ये क्या है? ये सारे क्या हैं? रेगुलेशंस हैं। ये आपको किसने अख्तियार दिया? ये आपको एक्ट ने अख्तियार दिया है, मेन लॉ ने दिया है, पेरेंट लॉ ने आपको इस बात का अख्तियार दिया है। और पेरेंट लॉ क्या है? ये यूनिवर्सिटी ऑफ एक्ट सरगोदा एक्ट 2003, ये क्या है? ये पेरेंट लॉ है। और ये रेगुलेशंस वीसी ने बनाई हैं कि आप सिगरेट नहीं पी सकेंगे, आप इकट्ठे नहीं बैठ सकेंगे। ये क्या है? ये रेगुलेशंस हैं। उसके बाद मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन देखें, एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है। It is codified law passed by legislative body of a country in a normal routine, कोड फी एक्ट, कंट्रैक्ट एक्ट, मतलब एक नॉर्मल रूटीन के अंदर जो पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असेंबली जो लॉ पास करती हैं उसको हम एक्ट कहते हैं। ठीक है, कोडिफाइड लॉ होता है, उसमें वो पार्लियामेंट से बाकायदा एक प्रोसीजर के तहत पास होकर आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्ट कहते हैं। ऑर्डिनेंस क्या है जी? इफ लेजिस्लेटिव बॉडी इज नॉट इन सेशन, अगर या तो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं या पार्लियामेंट है हमारी, मसलन नेशनल असम्बली है, सेनेट है, वो सेशन में नहीं है या वो डिज़ोल्व है। डिज़ोल्व का मतलब है उनको ख़त्म कर दिया गया है, तहलील असम्बलियाँ तहलील कर दी गई हैं ड्यू टू एमरजेंसी, प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 89 एंड गवर्नर अंडर आर्टिकल 128 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक में पास एन ऑर्डिनेंस। तो गवर्नर को आर्टिकल 128 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का अख्तियार देता है कि तुम सूबे के अंदर आर्डिनेंस प्रोमुलगेट कर सकते हो, नाफिज कर सकते हो। प्रेसिडेंट को आर्टिकल नंबर 89 इस बात का अख्तियार देता है कि तुम जो है तुम एक सूबे के अंदर मुल्क के अंदर जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर सकते हो या तुम आर्डिनेंस इशू कर सकते हो एमरजेंसी की सूरत में। ठीक है, यानी आर्टिकल 89 प्रेसिडेंट को अख्तियार देता है आर्डिनेंस इशू करने का, और आर्टिकल 128 जो है ये गवर्नर, सूबे का मुतलका जो गवर्नर होता है उसको अख्तियार देता है कि तुम आर्डिनेंस इशू कर सकते हो। आर्डिनेंस हमेशा एमरजेंसी की सूरत में किया जाता है। ये उस सूरत में किया जाता है जब असम्बली तहलील हूँ, डिज़ाल्व हूँ, या दूसरी सूरत हो सकती है कि असम्बलियाँ जो हैं वो सेशन में नहीं है और असम्बली का सेशन कॉल करवाने के लिए 120 दिन पहले 120 दिन पहले जो है आपको स्पीकर को इन्फॉर्म करना पड़ता है सेशन को कॉल करने से पहले। तो लिहाजा इतनी, यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लॉ जो है ना वो एक्सपीडियंट चाहिए होता है, बहुत जल्दी चाहिए होता है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस को इशू कर देता है। प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की म्याद होती है जनाब 120 दिन, गवर्नर के ऑर्डिनेंस की म्याद होती है 90 डेज। ठीक है, तो इसके जो प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है इसको आप मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं, 120 दिन असम्बली इसको मज़ीद इंक्रीज़ भी कर सकती है। गवर्नर के जो ऑर्डिनेंस है उसके 90 डेज मज़ीद आगे उसको असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली जो भी है, मतलब सिंध प्रोविंशियल असम्बली है, पंजाब है, बलोचिस्तान है, केपी की है, उसको मज़ीद 90 डेज तक उसको प्रोमलगेट कर सकते हैं, यानी कि उसको मज़ीद आगे नाफिज़ अमल कर सकते हैं। तो एन एक्ट हैज़ वास्ट स्कोप एंड डज नॉट हैज़ टाइम लिमिट, इसकी टाइम लिमिट नहीं होती। एक्ट का क्या होता है जी? वास्ट स्कोप होता है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। तो जो ऑर्डिनेंस होता है उसकी टाइम लिमिट होती है, वो यानी उसका स्कोप इतना वास्ट नहीं होता, और ऑर्डिनेंस किसी खास एरिया में भी हो सकता है, जबकि एक्ट जो है वो उस पूरे मुल्क या पूरे सूबे में वो लागू होता है।
तो उसके बाद जो आर्डर है, आर्डर जो है कानूनी शहादत आर्डर, मसलन आप पढ़ते हैं, ये आर्डर क्या है? आर्डर होता है उस सूरत में जब असम्बलीज जो हैं वो तहलील हो चुकी हों, डिज़ाल्व्ड हो चुकी हों, या असम्बली सेशन में नहीं है। तो इस सूरत में क्या होता है, प्रेसिडेंट का अख्तियार है कि वो आर्डीनेंस को जारी कर सकता है। ठीक है, अब आर्डीनेंस प्रेसिडेंट जारी करता है आर्टिकल 89 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, और गवर्नर करता है 128 आर्टिकल के तहत। तो अब बाज़ आपने पाकिस्तान की तारीख में देखा होगा कि सदर मुशर्रफ ने और जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के आइन को सस्पेंड किया था, मुअत्तल किया था। जब आइन मुअत्तल हो जाए तो अब वो जो आइन में अख्तियार है आर्डीनेंस जारी करने का, वो तो अब सदर के पास नहीं है और ना ही गवर्नर के पास रहा है। तो इस सूरत में वो क्या करते हैं, वो आर्डर इशू करते हैं। जब वो आर्डीनेंस नहीं इशू कर सकते सस्पेंशन के बाद, कि उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया, तो उसके बाद वो आर्डर इशू करते हैं। आर्डर असल में क्या है, एक एग्जेक्टिव अख्तियार है, कैपेसिटी ऑफ एन ऑफिशियल, ये एग्जेक्टिव ऑफिशियल की कैपेसिटी है। प्रेसिडेंट में पास आर्डर व्हेन देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन इज सस्पेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन को जो सस्पेंड कर दिया गया हो या कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। इफ़ द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट लेटर पास्ड बाय असेंबली इट बिकम्स लॉ, तो अगर उस आर्डर को बाद में असम्बली जो हैं वो पास कर दें, नेशनल असम्बली अगर उसको पास कर दे, तो वो क्या बन जाता है, वो लॉ बन जाता है। तो उस लॉ को हम कहेंगे कानून शहादत आर्डर, उसको एक्ट नहीं कहेंगे। क्यों? कि वो प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक का आर्डर था, जिसके तहत ये सारा कानून शहादत आर्डर बनाया गया। 1872 का जो एविडेंस था उसको ख़त्म करके 1984 का कानूनी शहादत आर्डर बनाया गया। तो आर्डर इसको इसलिए कहा जाता है कि ये जनरल ज़ियाउल हक का आर्डर था। उस वक्त आर्डीनेंस वो इसलिए इशू नहीं कर सका कि आइन मुअत्तल था, सस्पेंडेड था, और इसीलिए जो बाद में इसी आर्डर को असम्बली ने और सेनेट ने जो है इसको पास कर दिया, और ये ताहयात हमारे मुल्क में लॉ बन गया इसको, लिहाजा इसको हम कहते हैं जनाब कानून शहादत आर्डर। तो इसी तरह फैमिली कोर्ट आर्डीनेंस, आप पढ़ते हैं आर्डीनेंस, कोर्ट फी एक्ट पढ़ते हैं और फैमिली कोर्ट आर्डीनेंस पढ़ते हैं। इस तरह चार मिसालें आप और भी ले सकते हैं आर्डीनेंस की। तो वो आर्डीनेंस क्यों है? वो आर्डीनेंस इसीलिए है कि जब वो एक आर्डीनेंस को आर्डीनेंस असेंबली में जाता है तो उसकी हैसियत एक बिल की सी होती है। यानी एक बिल क्या होता है? बिल एक ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट होता है जो असेंबली में पेश किया जाता है उसको मजीद लॉ बनाने के लिए। जब आर्डीनेंस जाता है असेंबली में, उसका उसका वो बिल्कुल एक बिल की मानद होता है। उस बिल को मजीद जो है असेंबली जो है उसको लॉ भी बना सकती है, असेंबली उसको लॉ बना सकती है। ठीक है, जब असेंबली उस आर्डिनेंस को लॉ बना दे, उसको उसको फिर हम एक्ट नहीं कहेंगे, वो लॉ तो बन गया। वैसे तो आर्डिनेंस की म्याद है जनाब 120 दिन, लेकिन असेंबली ने उसको एक्ट लॉ बना दिया सारी ज़िंदगी के लिए। तो अब उसकी म्याद जो है वो क्या है? अब उसकी म्याद जो है अनलिमिटेड है। बात की समझ आ गई? अब उसकी म्याद क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। तो बात करने का मकसद ये है कि जब वो लॉ बन गया तो उसको हम एक्ट फिर नहीं कहेंगे, उसको हम आर्डिनेंस कहेंगे। जैसे फैमिली कोर्ट आर्डिनेंस, फैमिली कोर्ट आर्डिनेंस 1964 1964 से आ रहा है, 1964 से ऑनवर्ड आ रहा है। तो उसके 120 दिन तो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, यानी कि कभी का हो गया, वो कब का हो गया 120 दिन। तो ये इतना देर क्यों है? यानी क्यों है कि असेंबली ने इसको पास कर दिया था। अगर असेंबली आर्डर को पास करे, अगर आर्डर को पास करे तो उस लॉ के साथ आर्डर लिखा हुआ आएगा। अगर असेंबली आर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट को पास करके लॉ बना दिया जाए तो उस लॉ के साथ आर्डिनेंस लिखा हुआ आएगा। सिंपल इज दैट।